लाखों साल पहले जमीन का एक बहुत ही विशाल टुकड़ा, यूरेशियन प्लेट। हाँ बिल्कुल, यूरेशियन प्लेट से पूरी ताकत के साथ टकराया था। मतलब जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। वो सच में एक भयानक महाटकराव रहा होगा। एकदम। और उस एक टकराव ने सिर्फ हिमालय की बर्फीली चोटियां ही नहीं बनाई, बल्कि आज हमारे घरों में आने वाले चावल, दक्षिण भारत की पूरी इकोनॉमी और कई महान साम्राज्यों की किस्मत भी उसी दिन तय कर दी थी। सही बात है। और आज की इस विस्तृत भौगोलिक चर्चा में हम इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो ये बेहतरीन भौगोलिक स्रोत और नोट्स रखे हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। और मेरा मानना है कि इस गहन अध्ययन के बाद विद्यार्थियों और श्रोताओं का भारत के नक्शे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लाटू के निर्माण पर वापस जाना होगा। हाँ, जब वो भयानक टेक्टोनिक टकराव हुआ था ना, तो उसके भारी दबाव से दक्कन का पठार पश्चिम से पूर्व की ओर हल्का सा झुक गया। अच्छा, मतलब एक तरफ से उठ गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मामूली हलचल नहीं थी। इसी टेक्टोनिक झुकाव ने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि भारत के दक्षिणी हिस्से का सारा जल प्रवाह किस दिशा में होगा। इस टेक्टोनिक झुकाव वाली बात को थोड़ा और विजुअल बनाते हैं। मुझे ये एक विशाल मेज की तरह लग रहा है। एक मेज? कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ी सपाट मेज है और कोई उसे एक तरफ से यानी पश्चिम की तरफ से हल्का सा ऊपर उठा दे। अच्छा, हाँ। तो जाहिर सी बात है, अगर उस मेज पर पानी गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा पानी अपने आप ढलान की तरफ मतलब पूर्व की ओर बहने लगेगा। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ठीक यही दक्कन के पठार के साथ हुआ है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पेच है। वो क्या? उस मेज के उठे हुए किनारे पर यानी पश्चिमी तट पर सिर्फ एक ढलान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार खड़ी है। ओ, पश्चिमी घाट। बिल्कुल, पश्चिमी घाट। ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ एक विशाल जल विभाजक या वाटर डिवाइड है। तो मतलब जब मॉनसून के बादल आते हैं और पश्चिमी घाट पर भारी बारिश होती है, तो ये दीवार उस पानी को सीधे अरब सागर में जाने से रोक देती है। एकदम सही। और क्योंकि ये दीवार इतनी ऊंची है, पानी के पास पूर्व की ओर उस लंबी ढलान पर बहने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। वाह, प्रकृति का क्या डिजाइन है ना? पश्चिमी घाट की ऊंचाई और पठार का पूर्व की ओर झुकाव, इन दोनों ने मिलकर ये तय कर दिया कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और यही लंबा सफर इन नदियों को इतना विशाल बनाता है। मतलब अगर हम गोदावरी नदी के आंकड़े देखें तो वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। हाँ, गोदावरी तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका बेसिन 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे देश समा सकते हैं। बिल्कुल समा सकते हैं। और ये महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके इतने विशाल आकार के कारण ही इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। लेकिन इसके सफर में ना कुछ बहुत ही बारीक और दिलचस्प पॉइंट भी हैं। जैसे जब गोदावरी बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है तो वो सीधे एक धारा में नहीं गिरती। हाँ, वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। और इसमें से एक मुख्य शाखा है गौतमी गोदावरी, जो पुडुचेरी के यनम में जाकर समुद्र से मिलती है। ये परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पुडुचेरी के यनम का भौगोलिक स्थान आंध्र प्रदेश के तट पर है, जो इसे और भी खास बनाता है। अच्छा, मैंने नोट्स में गोदावरी तंत्र से जुड़ा एक और अजीब सा गणित देखा। गणित? नदियों में गणित कैसे? हाँ, मतलब एक नदी है प्राणहिता। अब आमतौर पर हर नदी का एक उद्गम स्थल होता है, कोई पहाड़ या ग्लेशियर। हाँ, प्राकृतिक स्रोत होता है। लेकिन हमारे स्रोत कह रहे हैं कि प्राणहिता का अपना कोई उद्गम ही नहीं है। मतलब ये कैसे संभव है? यही तो इस नदी तंत्र का सबसे बड़ा रोमांच है। प्राणहिता वास्तव में 3 अलग-अलग नदियों के संगम से बनती है। ओह अच्छा, कौन सी 3 नदियां? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। जब ये तीनों मिलती हैं तो जो एक विशाल जलधारा बनती है, उसे प्राणहिता नाम दिया गया है। क्या बात है! और यही प्राणहिता आगे चलकर गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। प्रकृति में पानी अपनी पहचान खुद बना लेता है। सच में ये बहुत अद्भुत है। और जब इतनी विशाल नदियां इतने बड़े इलाके से गुजरती हैं, तो वो सिर्फ जंगल नहीं पालती, वो पूरी की पूरी सभ्यताओं को जन्म देती हैं। बिल्कुल, पानी ही जीवन है। ये बात इतिहास ने बार बार साबित की है। जैसे अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर आएं,
तो 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी दिखाई देती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली इस नदी का ऐतिहासिक प्रभाव बहुत गहरा है। ऐतिहासिक प्रभाव को समझने के लिए हमें इसकी सहायक नदियों को देखना होगा, खासकर तुंगभद्रा को। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। बिल्कुल, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही फली फूली थी। नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन होती है, जिससे खेती और व्यापार दोनों बढ़ते हैं। और सिर्फ प्राचीन इतिहास ही क्यों, आज का IT हब मतलब हमारा चमकता हुआ हैदराबाद शहर, वो भी तो मूसी नदी के किनारे बसा है। हाँ, और मूसी भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। सदियां बीत गईं, लेकिन इंसानी बस्तियां आज भी नदियों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और बस्तियों और विकास की बात हो तो हम कावेरी नदी को कैसे भूल सकते हैं? दक्षिण की गंगा। बिल्कुल, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी से निकलती हैं। और मुझे याद आ रहा है कि प्राचीन काल में इसे पोनी भी कहा जाता था। सही कहा, भवानी, हेमावती, अमरावती जैसी कई नदियां इसमें मिलती हैं। लेकिन कावेरी के रास्ते में जो सबसे खास चीज है वो हैं इसके नदी द्वीप और जलप्रपात। शिव समुद्रम। हाँ, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम का नाम आते ही मुझे नोट्स का वो जबरदस्त इंजीनियरिंग वाला हिस्सा याद आ जाता है। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन KGF से है। कोलार गोल्डफील्ड्स। ये कहानी सच में कमाल की है ना? 20वीं सदी की शुरुआत में खदानों में बहुत गहराई से सोना निकाला जा रहा था, पर वहां पानी भर जाता था और भारी मशीनों के लिए बिजली चाहिए थी। और वो बिजली आई शिव समुद्रम जलप्रपात से। बिल्कुल, वहां भारत का शुरुआती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा। कावेरी के पानी ने बिजली बनाई और उस बिजली ने KGF की खदानों को चलाया। मतलब एक नदी के पानी ने जमीन के नीचे से सोना निकाल दिया। ये बेहतरीन उदाहरण है कि भूगोल कैसे सीधे तौर पर इकोनॉमी से जुड़ा है। अच्छा, कावेरी के इस रूप को देखने के बाद चलिए थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं, महानदी की तरफ। हाँ, महानदी जो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। इसके बेसिन को हमारे नोट्स में धान का कटोरा या राइस बोल कहा गया है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए। मतलब धान उगाने के लिए सिर्फ पानी तो काफी नहीं होता ना, मिट्टी का प्रकार भी तो मायने रखता है। महानदी का बेसिन इतना उपजाऊ कैसे हो गया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, बात सिर्फ पानी की नहीं है। जब महानदी जंगलों और पहाड़ों से गुजरती है तो वो भारी मात्रा में खनिज युक्त गाद लाती है। मिनरल रिच सिल्ट। बिल्कुल। और जब ये उड़ीसा के मैदानी इलाकों में फैलती है तो इस उपजाऊ गाद को बिछा देती है। सालों से ये जमा हो रही है, जिससे वहां की मिट्टी धान के लिए एकदम परफेक्ट बन गई है। अच्छा, इसीलिए इसे उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहते हैं। हाँ, और इसकी सहायक नदियों के नाम भी आपने देखे होंगे। हाँ, अरे हाँ, बहुत ही अजीब और मजेदार नाम है। बाएं तट पर शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब, और दाएं तट पर जोंक और तेल। जोंक और तेल। मतलब ये किसी फैंटेसी कहानी के किरदारों जैसे लगते हैं, पर परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं। बिल्कुल। और अब तक हमने जिन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात की, वो सब उस मेज वाले नियम को फॉलो कर रही हैं। मतलब पूर्व की ओर बह रही हैं। हाँ, लेकिन भूगोल में हमेशा कुछ हैरान करने वाले अपवाद होते हैं। और यहीं आकर मेरा दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। क्यों? क्योंकि नोट्स में नर्मदा और ताप्ती का जिक्र है, और ये दोनों तो पश्चिम की तरफ जा रही हैं, अरब सागर में। हाँ, ये उल्टी दिशा में बहती हैं। लेकिन अगर पूरी मेज पूर्व की तरफ झुकी है तो ये पश्चिम कैसे जा सकती हैं? क्या ये नदियां गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ रही हैं? गुरुत्वाकर्षण को तो कोई नहीं तोड़ सकता। असल में ये ढलान के विपरीत नहीं बह रही हैं। ये एक अलग ही भौगोलिक संरचना में फंसी हैं। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। एकदम सही। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक हलचलें हुई तो सिर्फ झुकाव नहीं हुआ था, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच की जमीन नीचे धंस गई। ओह, तो एक गहरी दरार बन गई? बिल्कुल। समझ गई। मतलब अगर मेज पूर्व में झुकी है लेकिन उस मेज के बीचों बीच एक गहरी नाली बन जाए तो पानी तो उसी नाली में बहेगा ना। झुकाव से उसे क्या मतलब? बहुत ही शानदार निष्कर्ष है ये। अमरकंटक से निकलने वाली 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा इसी रिफ्ट वैली में बहुत तेज बहती है, और इसीलिए रास्ते में भेड़ा घाट और धुआंधार जैसे जलप्रपात बनते हैं। हाँ, और ताप्ती नदी भी ऐसी ही बहती है, मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई से निकलकर, और सूरत शहर इसी ताप्ती के किनारे है। तो ये रिफ्ट वैली ही इन्हें बागी नदियां बनाती है। बिल्कुल।
लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है। महानदी या गोदावरी तो समुद्र में डेल्टा बनाती हैं, पर ये नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी मतलब ज्वारनदमुख बनाती हैं। इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। मुझे तो डेल्टा किसी विशाल पेड़ की जड़ों जैसा लगता है। मतलब मैदानी इलाकों में नदी सुस्त हो जाती है और अपना सारा मलबा समुद्र के किनारे फैला देती है, एक तिकोना आकार बन जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। डेल्टा के लिए समय और धीमी गति चाहिए, लेकिन नर्मदा और ताप्ती के पास ना तो समय है और ना ही गति धीमी होती है, क्योंकि वो दरार में बह रही हैं। मुझे तो ये एक वाटर स्लाइड की तरह लग रहा है। वाटर स्लाइड? हाँ, मतलब कठोर चट्टानों के बीच संकरी दरार में बहने के कारण इनकी स्पीड कम ही नहीं होती। ये एक तेज पाइप की तरह सीधे जाकर समुद्र से टकराती हैं। गाद जमा करने का टाइम ही नहीं मिलता। यही इसका विज्ञान है। बिना रुकावट वो तेज मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से सीधे टकराता है, और इस सीधे टकराव वाली गहरी जगह को ही एस्चुरी कहते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया। प्रकृति ने क्या कमाल के रास्ते बनाए हैं। पर जब इंसान बीच में आता है ना, तो वो इस पानी को अपने फायदे के लिए रोकना चाहता है, और यहीं से बांधों यानी डैम्स की शुरुआत होती है। और इंजीनियरिंग नदी के भूगोल पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जैसे महानदी पर बना हीराकुंड बांध, ये एक अर्थन डैम है, यानी मिट्टी का बांध। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। लाखों लीटर पानी का भयंकर दबाव है, उसे रोकने के लिए मिट्टी, ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। मिट्टी के बांध का राज उसके डिजाइन में है। इसका बेस यानी निचला हिस्सा बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है। अच्छा। इस चौड़ाई की वजह से वो पानी के हाइड्रोलिक दबाव को बहुत बड़े हिस्से में बांट देता है। समझ गई। मतलब एक पतली दीवार बनाने के बजाय एक बहुत चौड़ा कृत्रिम पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर बांध है, वो तो मेसनरी डैम है, चिनाई बांध। वो कैसे अलग है? वो ईंटों, पत्थरों और सीमेंट से बनता है, ठोस चट्टानी आधार पर। वो अपनी चौड़ाई से नहीं, अपने वजन और कंक्रीट की कठोरता से पानी रोकता है। लेकिन जब आप इतने बड़े लेवल पर पानी रोकते हैं तो विवाद तो होगा ही। यही अंतर्राज्यीय जल विवादों का कारण है। नदियां तो प्राकृतिक हैं, वो इंसान के बनाए बॉर्डर नहीं जानती। जैसे कावेरी जल विवाद, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। हाँ, नदी ऊपर से नीचे बहती है। अगर ऊपरी राज्य ज्यादा पानी रोकेगा तो निचले राज्य की फसल सूखेगी, और अगर नहीं रोकेगा तो उसके खुद के किसानों का क्या होगा? ये तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। इसीलिए इन विवादों को सुलझाने के लिए कमेटियां बनती हैं, जैसे 1969 में बनी आर.एस. बझावत समिति और 2004 की ब्रिजेश कुमार समिति। ये साफ है कि इसे सिर्फ भावनाओं से नहीं, वैज्ञानिक डेटा और कानून से ही सुलझाया जा सकता है। एक सजग नागरिक के तौर पर हमें इसे निष्पक्ष रूप से समझना चाहिए। ये किसी एक राज्य की जीत हार नहीं, पानी के बंटवारे का जटिल मुद्दा है। जटिलताओं से याद आया, इतनी सारी नदियां और ट्रिब्यूटरीज याद कैसे रखें? भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो ये सिरदर्द है। इसके लिए नोट्स में कुछ बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक्स यानी निमोनिक्स दिए गए हैं। हाँ, मैंने पढ़े और ये बहुत मजेदार है। कुछ उदाहरण बताइए श्रोताओं को। जैसे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के लिए एक वाक्य है, गोदावरी के पास पेनगंगा और वेनगंगा ने वर्धा की इंदिरा को सबको मंजिल दिखाई। वाओ, है ना? यहाँ इंदिरा मतलब इंद्रावती, सबको मतलब सबरी और मंजिल मतलब मंजीरा। एक लाइन में सब याद। ये सच में असरदार है। महानदी के लिए क्या ट्रिक है? महानदी वाली तो और भी अजीब है। महानदी में तेल और ईब डालने पर शिवजी हंस दिए। हाँ, तिल और ईब तो नदियां हैं। हाँ, और शिवजी मतलब शिवनाथ और हंस मतलब हंसदेव। मतलब ये इतने अटपटे हैं कि कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। निमोनिक्स का यही तो फायदा है, दिमाग अजीब चीजें जल्दी याद कर लेता है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे टेक्टोनिक झुकाव और पश्चिमी घाट ने दक्षिण भारत का पूरा भूगोल लिख दिया। हाँ, और हमने डेल्टा और एस्चुरी का फर्क भी समझा। वाटर स्लाइड और पेड़ की जड़ें। बिल्कुल। भारत का नक्शा अब सिर्फ लकीरें नहीं, एक कहानी है। एकदम सही। और अंत में मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को रोकना चाहूंगा। जरूर। हमने देखा कि प्रकृति ने करोड़ों साल में इन नदियों का रास्ता और संतुलन तय किया, पर आज हम विशाल बांधों और महाप्रोजेक्ट से इन प्राचीन जलमार्गों को मोड़ रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उस नाजुक संतुलन से छेड़छाड़ कर रहे हैं? मानव की इंजीनियरिंग और प्रकृति के नियमों की इस जंग में अंत में जीत किसकी होगी?
ओह, ये सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी तकनीक प्रकृति को झुका पाएगी, या अंत में प्रकृति अपना रास्ता खुद वापस छीन लेगी? विकास और प्रकृति का ये टकराव हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर विचार होना ही चाहिए। और इसी गंभीर बिंदु के साथ प्रायद्वीपीय नदियों के रहस्यों पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार जब आप नक्शे पर कोई नदी देखें, तो उसके पीछे के उस लाखों साल पुराने भूगोल को जरूर महसूस कीजिएगा।